नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमारे और आपसे जुड़ा है, मुद्दा हमारे आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, मुद्दा हमारे और आपके हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। आज के मुद्दे को शुरू करूं उससे पहले चंद सवाल आपके सामने रखती हूं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे देश की आबादी बढ़ क्यों रही है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है उसकी वजह क्या है? आज की तारीख में राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा बन गया है? क्यों आज की तारीख में हमारे देश के संसाधन, आर्थिक संसाधनों की लूट हो रही है? लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे क्यों पैर पसारते जा रहे हैं? इस क्यों का एक ही जवाब है घुसपैठ। वो घुसपैठ जो हिंदुस्तान की बुनियाद को घुन के लगाकर खोखला करती जा रही है, और इसलिए इस घुसपैठ को ही जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। घुसपैठियों को भारत छोड़ना होगा, और भारत छोड़ने के लिए जरूरी है कि हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार हो जो इन घुसपैठियों पर सीधा प्रहार कर सके, और वो हथियार है एनआरसी का, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। यानी जो हमारे हैं उनके लिए तो हमारा देश है, लेकिन जो हमारे नहीं है और हमारे अपनों के अधिकारों पर, उनके हक पर घुसपैठ कर रखी है, उन्हें खदेड़ने की जरूरत है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस अभियान को चला रहा है। जब से हमारी उत्पत्ति हुई है, जब से हमने ये चैनल आपको समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, हम एक भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र उनका जो हमारे हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको यहां से खदेड़ना होगा, इसलिए समय की मांग आ गई है, एनआरसी लागू करना होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई अब केवल असम से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरे देश में ही एनआरसी लागू करना चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है कि संसद में इसकी चर्चा हो, वक्त आ गया है कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाए। लेकिन विपक्ष इस एनआरसी से क्यों घबराता है? क्या वोट बैंक के लिए देश को भी, देश की सुरक्षा को भी विपक्ष ताक पर रख रहा है? क्या धर्म के नाम पर, जिससे एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है, एक नेगेटिव नैरेटिव नहीं सेट किया जा रहा है? ये तमाम सवाल आज उठेंगे रण क्षेत्र में, और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ खास अतिथि भी जुड़ेंगे। उनसे कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी वो टीजर रिपोर्ट जो सावधान करती है हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों को, कि वक्त आ गया है, एनआरसी देश में लागू होना चाहिए। एनआरसी का दम, फर्जी लोग होंगे बेदम। हिमंता को चाहिए ऑल इंडिया एनआरसी। घुसपैठियों पर घमासान, एनआरसी ही समाधान। पूरे देश में एनआरसी की बारी, बीजेपी की पूरी तैयारी। अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दो। और हमें बहुत खुशी है आज के बहुत दिनों के बाद, जैसे हम बंटवारे के समय कट गए थे, अभी दोबारा हम भारत की माता के अंदर जुड़ गए हैं। मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए। मुल्ला जिहादी की नो एंट्री, सभी को चाहिए एनआरसी। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल ये कह रही है देश की जनता। घुसपैठियों को बाहर निकालो, सुरक्षा से जो खिलवाड़ करे उसे जेल में डालो। जी हाँ, ये भी हम नहीं कह रहे, ये भी जनता का ही कहना है। जनता की आवाज को ही आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में एनआरसी लागू होने के बाद अब देश के और तमाम राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग उठाई है। बात चाहे बंगाल की हो, त्रिपुरा की हो या फिर झारखंड की, राज्यों में बढ़ती मुस्लिम आबादी का हवाला देते हुए हेमंता ने झारखंड समेत पूरे देश में एनआरसी को जल्द से जल्द लागू करने को कहा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी के आगे का प्लान भी बताया। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं साबित कर पाया तो हेमंत बिस्वा शर्मा उसके साथ क्या करने की प्लानिंग में है, ये भी उन्होंने खुलकर बता दिया है। जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा, उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। पहले सब लोगों को
एनआरसी बनने का समय सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हो कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में एनआरसी की जरूरत को लेकर अपनी दलील रखी है। झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम हो। दरअसल हेमंता जो कह रहे हैं, झारखंड में बदलती डेमोग्राफी को लेकर सवाल पहले भी उठ चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। झारखंड में आदिवासियों की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को देखते हुए हाईकोर्ट ने तो सवाल खड़े किए थे। आंकड़े भी झारखंड की बदलती डेमोग्राफी की ही गवाही दे रहे हैं। साल 1951 में जहां आदिवासियों की आबादी 44% थी और मुसलमानों की आबादी 10% थी, वहीं साल 2016 में आदिवासियों की आबादी महज 28% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी 22% तक पहुंच गई। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए झारखंड में एनआरसी लागू करने का मुद्दा उठाया। গতিকে এইটো এতিয়া এটা ন্যাশনাল প্ৰব্লেম হয়, এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয়। প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশী ধৰি আছো। তেওঁলোক ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত যাব, 21 দিন থাকিব, আধাৰ কাৰ্ড বনাব, অসমতো আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে। बात सिर्फ असम या झारखंड की ही नहीं, दरअसल एनआरसी लागू करने के बाद दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से खदेड़ा जा सकेगा। हालांकि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसकी डिमांड तो कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये लागू हो पाएगा या फिर इसे भी राजनीति में ही मिला दिया जाएगा। वैसे जहां तक एनआरसी की बात है, सुदर्शन न्यूज दशकों से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपने आगे वाली पीढ़ी को कैसा देश देना चाहते हैं। वो देश जो घुसपैठिया मुक्त हो, वो देश जहां रोहिंग्याओं का अत्याचार न हो, वो देश जो हिंदुओं का हो। और अगर ऐसा है तो एनआरसी समय की जरूरत है। देश की सरकार अगर एनआरसी लागू करने में देरी करती है तो अब देश जाग रहा है और जनता एनआरसी लागू करने का वक्त भी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एनआरसी के फाइनल सूची आज पब्लिश हुआ है और उसके मुताबिक 19 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी नागरिकता की सूची में रखा नहीं गया है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये 19 लोगों का अभी लाख लोगों का स्टेटस क्या होगा, अगर वो नागरिक है या नहीं है, उनका अधिकार क्या है, उनका जीने का, रहने का वगैरह जो अधिकार है उससे क्या वो वंचित होंगे, इसके बारे में तभी इस लिस्ट को जारी किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो, और मुझे पूरा विश्वास है न्याय मिलेगा। कि इस मामले में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही थी उसको बड़ी ज़बरदस्त नाकामी हाथ लगने वाली है। उन्होंने जिस तरह से एक पूरे मुल्क के अंदर एक भ्रम फैला रखा था कि लाखों करोड़। विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब हम देश की बात करते हैं, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी तो घुसपैठिए मुसलमान खतरा बन चुके हैं। ये बात विपक्षी क्यों नहीं समझ पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक के एजेंडे को सेट करने के लिए ही ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और ये कितना घातक हो रहा है इसी पर तो होगा आज मंथन। शुरुआत करते हैं चर्चा की। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इतू खान साहब हैं, साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ हैं, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मधु मुकुल त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। मैं इतू खान जी, सबसे पहले इतू खान जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? इतू साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, एनआरसी
जो इस देश के लिए जरूरी है, इस देश के केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है, इसमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है, तो फिर एनआरसी की मुखालफत होनी चाहिए या इस एनआरसी का समर्थन होना चाहिए? क्या है आपकी राय? देखिए, एनआरसी एक नया ड्रामा है। एनआरसी का कोई हिंदुस्तान में है ऐसा। बीएसएफ क्या कर रहे बॉर्डर, सेंट्रल आपके हाथ में। देखिए आपकी आवाज खान साहब आपकी आवाज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे आपको रोकना होगा। प्लीज पैनल ऑडियो ठीक कराइए और बाकी के मेहमानों को स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए जल्दी। और साथ ही साथ हमारे साथ क्योंकि मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हैं, इतू जी के पास में जाऊं, उनकी ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। कासमी साहब, आप क्या मानते हैं, क्या वक्त आ गया है एनआरसी को लागू करने का पूरे देश में? अनम्यूट कर दीजिए कासमी साहब, शायद आप म्यूट कर दिया है आपने, अनम्यूट कीजिए। कासमी साहब, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए प्लीज। चलिए, मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी, मुझे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अश्विनी शाही के पास जल्दी से आ जाते हैं। शाही साहब, आपके पास ही आ रही हूँ। देखिए, मुद्दा राजनीतिक नहीं है, इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। मुद्दा सामाजिक है, मुद्दा राष्ट्रीय है, मुद्दा हमारी और आपकी धरोहर को बचाने और उस धरोहर को लेकर आने वाली पीढ़ियों को बचाने से जुड़ा हुआ है। फिर भी धार्मिक रंग, फिर भी विपक्षियों को यह कहना कि मुसलमानों को एनआरसी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। अश्विनी शाही साहब। जी लावणी जी, आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। जी जी, देखिए ये मुद्दा जो है न धार्मिक है न कोई राजनीतिक है, ये देश का मुद्दा है। और देश का मुद्दा उठाने में राजनीति ये लोग करते हैं। अभी देखिए, आपने कांग्रेस के 2-3 लोगों की बात दिखाई, तो बड़े बड़े नेता हैं, मीम अफजल साहब थे, प्रमोद तिवारी जी थे, इन लोगों का आपने बाइट दिखाया। इसी ने कहा, अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये हो चुका है और कैसे उनको देश का न माना जाए। एनआरसी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में किसकी सरकार थी? आसाम में एनआरसी उस समय लागू की गई थी और उस समय ये देखा गया था जो लोग यहां रह रहे हैं वो सभी लोग यहां के निवासी हैं। उसके बाद धीरे धीरे घुसपैठ इन लोगों ने बढ़ाया। वो 51 का जो, आप ध्यान रखिएगा लावणी जी, थोड़ा सा अब समय लगेगा लेकिन ये बड़ा ये गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चीज को। 51 के बाद धीरे धीरे मांग उठने लगी कि यहाँ घुसपैठ बढ़ रही है, यहाँ पर फिर से जो है एक एनआरसी की बात फिर से समीक्षा की जाए। समीक्षा नहीं हुई। 2005 या 6 में मनमोहन सिंह की सरकार ने समीक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक नाटक ड्रामा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, लोग जब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा का आदेश दिया है। जब 2013 में समीक्षा हो जा रही है, लगातार घुसपैठ हो रहा था, तो 2019 में एक लिस्ट जारी होती है। वहां 2019 में लिस्ट जारी होने में सबके, उसके बाद 19 लाख लोग जो है घुसपैठिए जो कागज नहीं दिखा पाए, उसमें मांगा गया था। 2 तरह की लिस्ट जारी की गई थी, या तो 51 वाली आप दिखा दीजिए, या आप आधार कार्ड या यहाँ का रहने का कोई भी निवास प्रमाण पत्र कुछ भी हो वो दिखा दीजिए। 19 लाख लोग नहीं दिखा पाए, फिर भी भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है और सुप्रीम कोर्ट में ये अभी भी मामला चल रहा है। विपक्ष तो यही कह रहा है ना, ये 19 लाख लोगों का होगा क्या अगर उनका स्टेटस क्लियर नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे भी लोग हों जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन वो इस देश में से ही जुड़े रहे हों, तो उनके लिए क्या होगा, क्लैरिफिकेशन क्या होगा? देखिए, अगर इस देश से कहीं जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा, मैं अगर इस देश में पैदा हुआ, मेरे माता पिता इस देश में हैं, तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी में कोई तो कागज होगा। बिल्कुल। गांव में कुटुंब रजिस्टर होता है, जहां पर ग्राम प्रधान पहले वो करता है, सचिव पहले दस्तखत करता है, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा हर गांव सभा में रखा जाता है। वहां से लेकर ब्लॉक तक हम डोमिसाइल बनवा कर कहां से ले आते हैं? अपने तहसील से लेकर आते हैं। तो आखिर कुछ रहता है तभी तो डोमिसाइल बनता है। मैं हवा में उड़कर आज ब्रिटेन चला जाऊं तो ब्रिटेन में तो मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा ना, कागज तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग 19 लाख लोग हैं, अभी भी उनको एक दिया गया है कि आप दिखा सकते हैं
तो दिखाइए, वरना डिटेंशन कैंप में रख के और उनको धक्के मारकर, जैसे कहा है ना मुख्यमंत्री जी ने, धक्के मारकर उनको चाहे बांग्लादेश, म्यांमार, जहां भी भेजना होगा हम लोग भेजेंगे। ठीक है इतू खान साहब, अभी आवाज आपको मेरी आ रही है? इतू खान साहब, इतू साहब आपको पुनः देखिए स्थिति को समझिए। हम बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। देश के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो खतरनाक हो चुके हैं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? तो एनआरसी का समर्थन क्यों नहीं? देखिए, एनआरसी का समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले समझिए, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो आपको बताते हैं ये बॉर्डर के हाथ में है। आप लोग क्यों नहीं बॉर्डर को सील कर रखते जो वहां से अंदर कैसे लोग इन कर रहे हैं? इस माने लापरवाही आपके अंदर है। बॉर्डर आपका लापरवाही तभी कोई इन कर रहे हैं। और आगे एनआरसी जो आप बताएं, आप तो देश के बारे में जो है वो करना शुरू कर देते हैं आप लोग। एक सेकंड अश्विनी साहब, 1 मिनट उनका एक रिमार्क ले लेते हैं क्योंकि ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए। हाँ इतू साहब बोलिए। 19 लाख लोग हैं, उसमें हमारे मुल्क के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भी रिश्तेदार रिलेटिव हैं। आप उनका पेपर भी नहीं, अब उनको डाल दिए एनआरसी में। ये कोई मतलब नहीं आप लोग का। नहीं इतू खान साहब, एक बात बताइए। इतू साहब सुनिए, एक बात बताइए। आप लोग 19 लाख लोगों की तो पैरवी कर रहे हैं, लेकिन वो 10 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में 10 करोड़, यानी इस देश में, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी आबादी भी इतनी नहीं है। हमारे खुद के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर यह आबादी है ही नहीं। खुद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी इतनी आबादी नहीं है। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ अवैध लोग, अवैध घुसपैठिए, वो हमारे मुल्क में अगर आ जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोगों का अधिकार वो छीन रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? केवल वो मुसलमान हैं इसलिए उनकी रहनुमाई की जाए, वो मुसलमान हैं इसलिए धर्म के नाम पर उनको समर्थन दिया जाए। अरे हिंदुस्तान का रहने वाला भी तो मुसलमान है, उसके लिए भी तो ये शैतान बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? क्या फखरुद्दीन अली अहमद के फैमिली क्या घुसपैठिया थे? क्या वो मुसलमान इसीलिए आप उनके डाल दिए एनआरसी में? आप बोलिए कि फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हिंदुस्तान के नहीं थे, और जब थे तो फिर क्यों उनको डाले, उनके फैमिली को? अश्विनी शाही साहब, पेपर में फूल हुआ। खान साहब सुनिए। फखरुद्दीन अली अहमद साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, और फक्र से कहना है कि वो थे, लेकिन उनके रिश्तेदार अगर बांग्लादेश से कूद कर आए होंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, तो उनके रिश्तेदारों को हम हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। ये जान लीजिए, कागज तो दिखाना पड़ेगा, चाहे जैसे दिखाएं आप। कागज नहीं दिखाने के कागज तो आप की बात कर रहे हैं। इसी 10 साल में नहीं बॉर्डर हुआ है। ये पहले से कांग्रेसियों की एक साजिश थी जो बुलाकर यहाँ पर लोगों को पकाते गए, और आज आप लोग बॉर्डर पर कहते हैं ना, धक्के मारकर जिसका कागज नहीं मिलेगा उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, नहीं तो धक्के मारकर उसको बांग्लादेश में भेजा जाएगा। और आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कागज दिखवाइए। ये आप लोगों से बड़ा ये बहुत विनम्र निवेदन है कि उनसे कहिए कागज दिखाएं। ये बात इतू खान साहब समझनी होगी। मैं बार बार कह रही हूँ ये बात हिंदुस्तानियों के, मुफ्ती कासिम साहब भी है। ठीक है इतू साहब, आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस पैनल में एक और मुस्लिम स्कॉलर है, मुफ्ती शमूम कासमी साहब हैं। कासमी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? कासमी साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? कासमी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। पैनल प्लीज मुफ्ती म्यूट है लग रहा। कासमी साहब नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए सर, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ। आपका वीडियो आ रही है, अब दिख रहा है, लेकिन आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। चलिए, आप शायद कुछ प्रॉब्लम है। मधुमुकुल त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं कि ये परिस्थिति जो बनी हुई, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो 2013 में ही कह चुका था कि जरूरत है, और आज की तारीख में राजनीतिक चश्मे से तो हर कोई देख रहा है, पार्टियां अपने अपना फायदा देखेंगी, वोट बैंक की राजनीति है। सामाजिक रूप से कितनी बड़ी
हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि आए दिन तो होता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब कौन करता है? ये व्यापार जिहाद। जहां पे रोजगार है कहते हैं बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि आबादी बढ़ किनकी वजह से रही है? जो अवैध है। जो यहाँ के वैध होंगे, अगर अवैध नहीं होंगे तो वैध को वो हिस्सा मिलेगा। ये बात इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कानूनी पहलू इसका क्या कुछ कहता है, क्योंकि सरकार भी अभी पूरी तरीके से इसे लागू नहीं कर पा रही है। इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा भी कह रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए अब संसद में। लावनी जी, दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि ये एनआरसी है क्या। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, यानी अपने देश के नागरिकों का एक रजिस्टर बनाना है कि ये हमारे देश के हैं या नहीं है। एक ऐसा डाटा इकट्ठा करना है जो आपके देश के नागरिक हैं। अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जो रिश्तेदार हैं उनको आपने अलग कर दिया। अरे भाई, आपने पाकिस्तान में शादी कर दी तो आपके रिश्तेदार तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपका रिश्तेदार हो जाने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाएगा। सिमिलरली अब विषय आता है जिहाद की। आपने देखा होगा लैंड जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं। उसी जिहाद की परिणति ये है जो ये कह रहे हैं कि उनके रिश्तेदारों को कर दिया। तीसरा विषय, आप देखें, आपके संसाधन सीमित हैं। आप अपने संसाधनों का प्रयोग अपने देश के लोगों को, अपने नागरिकों को करने के लिए अनुमति देंगे। आपके देश में जो रोजगार के संसाधन हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, उनको भी आपके अपने नागरिकों को देना होगा। इसलिए सामाजिक प्रतिरूप से अगर देखें, जहां मान लीजिए 10 हेक्टेयर की जमीन है, सॉरी, वहां अभी 10 परिवार रह रहे हैं, लेकिन अगर इसमें घुसपैठिए आ जाएंगे, मान लीजिए 10 तो ये 20 हो गए, यानी प्रॉपर्टी तो वही है, लेकिन जो जनसंख्या है, हाँ, लीगल या इलीगल, वो बढ़ गई। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप 1 BHK के फ्लैट में कैसे रहते हैं और आप 4 BHK के फ्लैट में कैसे रहते हैं। ये बड़ा आसान है समझना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में रहने वाले मुसलमान और हमारे देश की चंद राजनीतिक पार्टियां इस बात को नहीं समझ रही हैं। ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तू खान साहब, मैंने कहा ना कि आप 4 कमरों में जैसे रहेंगे, 1 कमरे में रहने और 4 कमरे में रहने के बराबर यह होगा। घुसपैठ होगी तो इसका असर हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों पर भी पड़ रहा है साहब। ना शिक्षा प्रॉपर मिल पाएगी, ना रोजगार मिल पाएगा, ना आपको वो प्रॉपर संसाधन मिल पाएंगे, आपका खुद का घर सुरक्षित नहीं होगा। तो फिर क्यों इसको धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? ये तो पूरी राष्ट्रीय समस्या है जिसके समाधान के लिए भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आगे आ जाना चाहिए। ये तो खान साहब, देखिए ये बात सही आप बता रहे हैं। हम लोग तमाम भारत के जो मुसलमान आप बता रहे हैं, पहले हम लोग भारतीय हैं। बार बार ये चीज आप क्यों बोल रहे हैं भारत के मुसलमान? भारत इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आप जैसे लोग भारत के मुसलमान अपने आप को कहते तो हैं, लेकिन समर्थन करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों का, क्योंकि वो मुसलमान हैं। ये चीज तो आप लोग किसी के ऊपर में दोहमत लगा रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। ये गाली देना हुआ हम लोग के लिए। आप लोग हम लोग को गाली दे रहे हैं। आपको अपनी पहली पंक्ति में ही ये कहना चाहिए था। आपने फखरुद्दीन साहब का उदाहरण दे दिया। आपको पहली पंक्ति में ही कहना चाहिए था कि मैं इतू खान हिंदुस्तान का एक सच्चा मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, ये कहता हूं कि घुसपैठियों की यहां पर जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आप लगे कहां से कहां का उदाहरण देने के लिए। अगर आप वाकई सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो फिर तो घुसपैठियों को मार भगाने की जरूरत है ना साहब। हाँ, तो फिर क्यों घुसपैठियों का पक्ष रखते हैं साहब? आज है और कल रहेंगे। ये बात आप न बोलिए कि आप बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार जब से आपके आई है 2014 में, हमारी सरकार तो आपकी भी है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ही लोग तो कहते हैं प्रचंड बहुमत मिला है साहब।
अरे बहुमत में आने का नतीजा ऐसा ना करें कि बहुमत में हम लाए तो आप उसका मिस यूज कीजिए। कौन मिस यूज कर रहा है? आप तो बहुमत में यही तो misuse मत समझना कीजिए आप। अरे साहब चलिए, का मतलब ये नहीं कि आप मिस यूज कीजिए आप बहुमत को। इतू साहब ठीक है, पैनल में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं शाही साहब प्लीज आ रही हूँ आपके पास, लेकिन इतू साहब मुझे ये सिर्फ बता दीजिए, समझा दीजिए कि मिसयूज कैसे हो रहा है। खाली इतना बता दीजिए, कहां से आपको लगता है कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, बताइए। कानून का मिसयूज आप लोग जो कर रही है, ये जितना ड्रामा हो रहा है ये 2014 के पहले तो था नहीं। 14 के बाद आप लोग आए धर्म का ड्रामा, मंदिर मस्जिद का नाम भाई का। साहब मैं तो एनआरसी को धर्म के चश्मे से देख ही नहीं रही हूं। मैं यहाँ खड़े होकर अपने भारत, अपने हिंदुस्तान के मुसलमान भाई और बहनों के लिए कह रही हूं कि वो बांग्लादेशी और पाकिस्तान के शैतान जो यहाँ घुसे बैठे हुए हैं, जो इतू खान जो अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं, उनके ही संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं, उनको भगाइए यहाँ से, उनकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। सपोर्ट करेंगे आपका इस चीज के लिए, ये चीज के लिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बाहरी लोग हमारे देश में क्यों आएंगे, इससे हमारी नुकसान हो रही है, मेरे बाल बच्चों पर असर पड़ रहा है। लेकिन बाहरी हो तो आप यहीं के लोग को निकालना चालू कर दिए। यहाँ के लोगों को नहीं निकालना है शाही साहब। देखिए शाही साहब, देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए। जो देश के मुसलमान है ना, उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रही। मैं प्लीज आपके पास शाही साहब आती हूँ, लेकिन मुफ्ती कासिम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब देख लेती हूँ उनका एक वर्जन जल्दी से ले लेते हैं। कासिम साहब, अभी आपको अगर आपको मेरी आवाज ही पहुंच रही है, मुझे लग रहा है, क्या वर्जन है आपका इस पर? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है कासिम साहब, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ऑडियो थोड़ा प्लीज बढ़ा दीजिए। देखिए बहन, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि ये देश वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को जीता है और उसके ऊपर अमल करता है। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो भारतीय संस्कृति को जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर पहचानवाया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को शामिल किया है। मैं समझता हूं कि भारत में किसी भी मुसलमान या किसी भी नॉन मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूरी है कि जो हमारा सिटीजन जो रजिस्टर है वो पूरी दुनिया के अंदर है। एक डिसिप्लिन तो होना चाहिए, एक ज़ाब्ते के अंदर तो हमें रहना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो लोग मैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों के जिम्मेदारों से अपील करना चाहता हूं कि आप बजाय इसके कि आप वावेला बचाएं, आपको लोगों के कागजात को दुरुस्त कराना चाहिए, कागज तो दुरुस्त होने ही चाहिए। आज की सरकार जो है वो मैं समझता हूं कि किसी के साथ भी, यानी जो 80 करोड़ को खाद्य सामग्री फ्री दे रही हो, वो किसी के अधिकारों का हनन कैसे करेगी। तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि नागरिकता का पहचान पत्र भी होना चाहिए और नागरिकता के सबूत भी होने चाहिए। और हमें अच्छा, मतलब आप मानते हैं ना इससे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है ना, जो ये विपक्षी पार्टियां या तमाम जो लोग कह रहे हैं मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। ऑल राइट, मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है। तो खान साहब, वो मुसलमान जो भारत के हैं, जैसा आप बार बार कह रहे हैं, भारत के मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है। अगर कासमी साहब को इससे खतरा नहीं है तो इतू खान जी आपको खतरा क्यों लगता है? यही सवाल मेरा होगा, लेकिन उसी पर हो रही है बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। शाही साहब, ब्रेक से पहले आपने इतू खान साहब को भी सुना और कासमी साहब को भी सुना, दोनों ही की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन राय में एक समानता थी। आप विश्वास में लेने वाली जो बात है, जैसा कि ये कहा भी जा रहा है कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा होगी कैसे? विपक्षी इस बात को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, मुसलमान भी इस पूरे मुद्दे को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से नैरेटिव दिखाया जा रहा है। तो नहीं लगता कि आप लोगों के लिए एक चुनौती है? देखिए लावणी जी, चुनौती है। 10 करोड़ की जो संख्या है ना, अपने आप में 10 करोड़ वाले यहाँ पर 20 देश नहीं होंगे पूरे विश्व में, इतनी जनसंख्या आ गई है। लेकिन देखिए किस तरीके से नेगेटिव नैरेटिव को भर दिया गया है। इतू खान जी जैसे बोल रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ ये है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को ले आए, हमारे वकील साहब ने जो बहुत बढ़िया जवाब दिया कि भाई, और वही मैंने भी कहा कि उनके लोग रिश्तेदार हैं, अगर कागज नहीं दिखाएंगे तो उनके राष्ट्रपति होने के नाते हम देश की नागरिकता थोड़ा ही दे देंगे। हम तो सीधी सी एक बात कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ के नागरिक हैं तो आप कानूनी रूप से आप कहीं से भी ले आकर हमको अपना दिखाइए कि हमारे बाप दादा परदादा यहाँ के निवासी थे, और जो निवासी थे तब ये 51 में जो एनआरसी के कागज आए थे तो उसमें आप जरूर होंगे। अगर वो होंगे तो वो दिखा दीजिए, वही तो हम मांग रहे हैं। ऐसा तो हमने कहा नहीं कि आज हमको बनाकर कागज ले आकर 80 के दिखा दीजिए।
51 में आपके परिवार का कोई होगा, या आपका उससे रिलेटेड कोई खेत होगा, आपका घर होगा, आपके कहीं ना कहीं कोई आपने सरकारी लाभ लिया होगा। बहुत से पॉइंट है उसमें जिसमें आपको कागज तो दिखाना है, हम तो वही मांग रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल और कुछ लोग नेगेटिव नैरेटिव फैलाकर इस कदर इसको विषाक्त कर चुके हैं कि लोगों को ये लगता है हिंदुस्तान के लोगों को भगाया जा रहा है। हिंदुस्तान के जो लोग भागना था, जो लोगों को जाना था, वो 47 में धर्म के आधार पर चले गए। जो यहां पर हैं वो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, इतू खान साहब। लेकिन ये जो नेपाल के वहां के जो बांग्लादेश के रोहिंग्या और बर्मा के आते हैं, वो आते तो हैं पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, लेकिन निकल जाते हैं दिल्ली, भोपाल, गोवा तक पहुंच जा रहे हैं और वहां क्राइम हो रहा है। शिमला में देखिए क्या स्थिति है, एक शांत प्रदेश किस तरीके से जल रहा था, क्या स्थिति हो रही थी वहां। अब जाकर वहां के लोगों ने जिस तरीके से शिमला की बात अलग है, और खुद हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस जाने से डरती है। इतू खान साहब, देश में ही ऐसे खुद राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे हिस्से हो चुके हैं जहां पर पुलिस भी जाने से घबराती है। और वो आप जैसे कह रहे हैं देश का मुसलमान ये नहीं कर सकता, लेकिन जो घुसपैठिया आया हुआ है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आया हुआ है, वो तो खतरा बन रहा है ना इतू खान जी। वो उनके लिए भी है, खान साहब के लिए भी है। हम लोग कभी भी इसकी मुखालफत में नहीं कि बाहर के लोग को यहाँ पर इन किया जाए। आप बाहर वाले लोग को रोकिए, 100% रोकिए, क्यों नहीं रोकिएगा? तो ये रोकने का ही तो तरीका है, रोका ही तो जा रहा, उसी का तो हथियार है ये। अरे रोकेंगे कैसे? पहले चयनित करेंगे और फिर उसके बाद खदेड़ेंगे, यही तो रोकना है। नहीं, रोकने के चक्कर में जो इस घर में उसी को घर से बेघर कर रहे हैं आपने। कौन घर से बेदखल कर रहा है? हम ये नहीं करेंगे कि बांग्लादेशी को लेके आइए, पाकिस्तानी को लेके आइए, रोहिंग्या को लेके आइए। क्यों आएगा मेरे देश में? अब अपना अपना घर में जो जहां वहीं रहिए। जो पाकिस्तान चले गए पाकिस्तानी है, वो मेरे लिए कोई नहीं है। ना कल थे ना आज है। यही बात तो हम लोग समझा रहे हैं महाराज जी, ये खान साहब, यही बात तो हम लोग समझा रहे हैं कि वो जो बर्मा से रोहिंग्या आए हैं वो आपके भाई नहीं है। वो देखिए सर, आप वो विदेशी हैं। तो यहाँ के घर वाले उनको भी बेघर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चीज को बंद कीजिए, हम लोग इसके विरोध में हैं। कासिम साहब कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं। इतू साहब आपको डर लग रहा है, कासिम साहब को तो डर नहीं लग रहा। उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल कागज दिखाना चाहिए। कासिम साहब और इतू जी को आमने सामने लेकर आइए प्लीज। कासिम साहब, इतू खान साहब डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपनों यहाँ के लोगों को ही बेदखल किया जा रहा है। नहीं, ये असल में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आज मुसलमान रफ्ते रफ्ते एजुकेशन की तरफ आ रहा है और जैसे वो मुख्य धारा में जुड़ रहा है, कांग्रेस को परेशानी हो रही है। एनआरसी एक रूटीन का काम है और कोई भी ये यकीन रखें, कोई भी भारत का जो नागरिक है वो भारत का नागरिक ही रहेगा। इतू जी समझ रहे हैं, ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं बोल रहे, आपके खुद के भाई कासिम साहब बोल रहे हैं। कासिम भाईजान ये बात कह रहे हैं। कासिम साहब को कहिए कि कांग्रेस के टाइम में नहीं होता, अभी बीजेपी के टाइम में क्या हो रहा है? हर मस्जिद पे गेरुआ झंडा लगा रहे हैं, हर मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। शिमला में मस्जिद पे हमला हो गया, यूपी के तमाम मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। कासिम साहब को एक चीज नजर नहीं आ रहा है? 2014 के बाद पहले ये चीज नहीं था, कि हिंदू का जन्म तो ऐसा है। एक बात याद रखिए, के बाद आया है। आपको यही भरमाया जा रहा है ताकि वो अपना वोट बैंक फिर से इकट्ठा कर सके और फिर से वोट बैंक तो आज भी बना रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के लिए जानी जा रही है। आपके मकान भी बना के दे रही है, आपके घर भी बना के दे रही है, आपको खाद्य सामग्री भी दे रही है। खोया जा रहा है, एक जगह का भेदभाव हुआ हो, आपको नजर नहीं आ रहे। मुख्य धारा से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं और मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते हैं आप मत कीजिए। आप वो अपने आप को अब आप एनआरसी की मुखालफत करेंगे, आप सीए की मुखालफत करेंगे। अरे भाई, अपने डेट ऑफ बर्थ बनवाइए और डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपके पास नहीं, आज भी बनवा सकते हो। कासिम साहब को बोलिए आंख के पर्दा हटा के देखने के लिए। अरे कुछ कम दलाली करें। पर्दा नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप 60 साल के अंदर जो है वो कांग्रेस ने इतना हमारा वो किया है, इतना दोहन किया है कि आज जो ये हालात बने तो उन्हीं की देन है और आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है। हालात इस तरह से बना हुआ है। आप कैसे कुछ लोग हैं जो देश में रह के भी देश के साथ गद्दारी और दलाली करते हैं। वो आप ही की तरह लोग
आप ये देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको आज नहीं समझ में आएगा, आपकी नस्लों को समझ में आएगा। यही तो बात है, दलाली करने वाले, मिडिएटिंग करने वाले आज अपने आप को देश का किसी करें, गलत आपका ख्याल है और कल भी सीधा से रहेगा। नहीं, आप, अरे हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप मुख्य धारा में आइए। आपका अगर सिटीजन रजिस्टर बनता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्या हमारे पास कागजात क्यों नहीं है? हम सबके पास कागजात हैं। अरे क्या रोज तो नया ड्रामा लेके आ रहे हैं। गलत है, आपके पास नहीं होंगे, भाई आपके पास नहीं होंगे तो आप कह रहे भाई आप ये तो समय बता रहा है कि दलाली किसने की है। नया ड्रामा ला देते। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने जा रहा है, एक नया ड्रामा चालू किए। ये आप लोग ऐसे कुछ एजेंट लोग रहते हैं जो ड्रामा में साथ देने वाले। तो हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए सारी दुनिया इज्जत कर रही है हमारी। शर्म कीजिए अभी कासिम साहब, शर्म कीजिए। मुद्दा राजनीतिक नहीं है, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन जल्दी से ठीक है। मधु मुकुल त्रिपाठी जी, देखिए इस देश के ही दोनों, इतू खान साहब, मुफ्ती कासिम साहब, दोनों ही अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के प्रति किस तरीके से अपनी वफादारी दिखानी चाहिए, क्या जरूरत है हमारे देश की, ये नहीं समझ पा रहे हैं। पर हमारे भारत के कुछ ऐसे मुसलमान हैं, इतू खान साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक चश्मे से देखा जाने वाला मुद्दा है, जबकि ये राजनीतिक चश्मे से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये देश का मुद्दा है। नहीं लगता आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जिस तरीके से कहा था कि जरूरत है एनआरसी लागू करने की, एक बार फिर से अब सुप्रीम कोर्ट को बहुत तेजी के साथ आगे आना होगा? देखिए लावनी जी, पहले तो आप मैं पूरी बात नहीं कर पाया। हाँ, प्लीज बोल लीजिए सर। इतू खान जी को केवल 2014 के बाद ही सारी समस्या नजर आ रही है। 2014 से पहले ये स्वतंत्र थे। चूंकि देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आतंकवाद, बम विस्फोट और अपहरण जैसी घटनाएं 2014 से पहले नहीं हुई, बल्कि ज्यादा हुई। इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तीसरी बात, इनको क्या आज तक इन्होंने बांग्लादेश के विषय में बोला? भाई एनआरसी क्यों आवश्यकता है? बांग्लादेश में देखा क्या हुआ और क्या हो रहा है? तो अगर आपके राष्ट्र के लोग, आपके राष्ट्र के प्रति एक विचार गौरवमयी रखने वाले लोग केवल रहेंगे तो राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो रेल को जाकर विस्फोट कर देगा? कौन सा ऐसा भारतीय होगा जो आपके जाके कहीं पर बम विस्फोट करेगा? और रही बात ये कहना है कि यहाँ के लोगों को भगाने की, अरे आपके घर में कोई जबरदस्ती घुस आएगा तो आप घर में से तो भगाएंगे भाई। आपके घर में यदि कोई आदमी बालात जबरदस्ती बगैर कानून का घुस जाएगा तो उसको भगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कोई जबरदस्ती घुसा है तो उसे तो भगाना ही पड़ेगा। और ये तो बड़ी व्यवहारिक सी बात है। लेकिन जल्दी से लास्ट सब करेंगे अश्विनी शाही साहब। देखिए, चैलेंज आप लोगों के लिए है, क्योंकि अब ना इस देश का जो हिंदुस्तानी है, जो राष्ट्रवाद की भावना को समझता है, वो परेशान हो चुका है। ये सियासत और सिस्टम के बीच में इंतजार बहुत हो चुका। ऐसा ना हो कि आप लोग इंतजार ही करवाते रहें और इस देश में जनता एनआरसी की तरफ आगे बढ़ जाए। इस मुहिम के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है महाराष्ट्र से, और इस मुहिम के साथ लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि सरकार भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति के फेरे में पड़कर इस पूरे मुद्दे को केवल और केवल राजनीतिक चश्मे से देख रही है। अश्विनी शाही साहब। नहीं, देखिए लावनी जी, ये देखना होगा कि जब से 2014 के बाद सरकार आई है और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं कि जो देश हित में है और देश को आज उससे लाभ हो रहा है। किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया, सबका साथ सबका विकास करके हम लोगों ने 3 तलाक की बात की, 370 की बात की और राम मंदिर की भी बात की। आज चैलेंज वो बाहरी कम है, ये अंदर के लोग हैं जो इतू खान जी की तरह इन लोगों के दिमागों में विष भरा हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने भरा है। तो अंदर के जयचंदों को भी पहचानिए इतू खान साहब जी, अंदर के जयचंदों को भी पहचानिए। ये आपके खुद की आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षा कवच है ये एनआरसी, ये समझना होगा आपको। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। जाते जाते याद दिला जाते हैं कि जब कभी भी हम एनआरसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं या सीए की बात करते हैं, तो इसे आपको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं।
नहीं है, ये सामाजिक दृष्टिकोण है, ये राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। और इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि अगर सरकार और सियासत के चक्कर में हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना पड़े तो हम जनता एनआरसी के लिए भी तैयार हैं। महाराष्ट्र की जनता इसके लिए तैयार हो चुकी है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने, धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी ने यह मुहिम शुरू की है और इस अभियान में महाराष्ट्र की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां ऐसी घुसपैठियों से सुरक्षित रहे तो अब बस बहुत हो गया। जुड़िए जनता एनआरसी से। ये कॉल जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर मिस्ड कॉल कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून के समय भी आप लोगों ने, पूरे देश ने बड़ा समर्थन दिया था। हम लोगों को 10 करोड़ हस्ताक्षर हुए थे। देश के कई मुख्यमंत्रियों ने, 100 से ज्यादा सांसदों ने इसमें पूरी तरीके से हिस्सा लिया था। संसद को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा करने को हमने और आपने मजबूर कर दिया था। तो बारी एक बार फिर से है एक साथ मिलकर इन घुसपैठियों को खदेड़ने की और देश में एनआरसी लागू कराने की। जगाएंगे जनता एनआरसी से। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।